Hello student, this is part 2 of chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler. As in previous video we are discussing about political reconstruction of Hitler, how Hitler acquired his foreign policy. तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम that video takes a very short time limit and now we will complete that part in this video. हमने पॉइंट कहाँ तक किया था कि जो सुदेतन लैंड था, जो जर्मन स्पीकिंग एरिया था, चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था, उस पार्ट को जो हिटलर था उसने कैप्चर कर लिया था. अब क्वेश्चन ये आता है, लीग ऑफ नेशन से हिटलर जो है हट चुका है, राइनलैंड को उसने रिकैप्चर कर लिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की बाउंड्री को भी इंटीग्रेट कर दिया एंड इवन उसने सुदेतन लैंड को भी कैप्चर कर लिया. देन व्हाई इंग्लैंड एंड अदर पावर्स वर अलाउइंग ऑल दिस? क्यों अलाउ कर रही थी उन सबको? वो इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्री थी, इंग्लैंड है, रशिया है, फ्रांस है, यूएसए है. व्हाई दे ऑल आर अलाउइंग ऑल दिस? व्हाई? रीज़न क्या था? बिकॉज indirect support by not speaking anything against Hitler because they considered Versailles verdict too harsh. जो वर्सेलिसेस की जो एग्रीमेंट था, जो वर्डिक्ट थी, वो इतनी ज़्यादा हार्श थी कि जो इंग्लैंड और बाकी कंट्रीज़ थे वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे. उनको ये था कि ठीक है, इतना कुछ हार्श इनके साथ हुआ है, इतनी हार्श पॉलिसी हम लोगों ने इम्पोज कर दी, इतना बड़ा कंपनसेशन अमाउंट इनके ऊपर लगा दिया, ठीक है, थोड़ा सा अगर वो अपनी बाउंड्रीज़ को, टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करते हैं, देन वाई वी हैव एनी प्रॉब्लम? वी डोंट हैव, कोई नहीं है हमें प्रॉब्लम, करने दो जो कर रहा है. अभी तक तो उनको ये लग रहा है क्योंकि अभी अटैक उन पे नहीं हुआ है ना, दैट्स वाई. क्योंकि जब आग अपने घर में लगती है ना, या आग अपने घर तक पहुंचती है, एक ह्यूमन बीइंग तभी अवेयर होता है. अभी उनको लगता है कि नहीं, हम तो सेफ़ है, तो हिटलर को जो करते हैं वो करने दो, और यही उनकी भूल थी. क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड डाउनफॉल ऑफ हिटलर. यहाँ तक तो हिटलर ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से एक्वायर कर लिया, बहुत सारी जो टेरिटरीज़ है अपनी एक्सपेंड की, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक भी किया और उनको कैप्चर भी किया. अब यहाँ पे क्या होता है, देखो टाइम हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना, एज यू ऑल नो वेरी वेल, 5 फिंगर्स एक जैसे नहीं होती है. तो हिटलर की पावर जो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही थी, वो हमेशा ऐसे तो नहीं रहेगी ना. उसका डाउनफॉल भी हुआ, और कैसे हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर और डाउनफॉल ऑफ हिटलर दोनों साथ साथ होती हैं. कैसे? लेट्स हैव अ लुक. तो हिटलर क्या करता है? हिटलर चूज वॉर एज द वे टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस. जो जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइस आया हुआ था, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई हुई थी, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही थी, हिटलर को लगा कि अगर वो वॉर करता है ना तो ये सारी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगी. हाउ? कैसे रिमूव हो जाएंगी? बिकॉज हिटलर को लगता था अगर वो दूसरी कंट्रीज़ पे अटैक करेगा तो वो कंट्रीज़ उसके कैप्चर में आ जाएंगी, और जब वो कंट्रीज़ उसके कैप्चर में होंगी, उसके कंट्रोल में होंगी, देन हिटलर कैन यूज़ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ दोज कंट्रीज़. दैट्स वाई जब उनके रिसोर्स को वो यूज़ करेगा तो उसकी पावर बढ़ेगी, उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, और ऑटोमेटिकली जितने भी क्राइसिस हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे. बट इट्स नॉट सो. पिक्चर जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी आता है, इतना इंटेलिजेंट पर्सन उसके साथ था, कौन? रिवाइंड करो माइंड को, हवालमार साख्त, ओके, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो उनके साथ थे. व्हाट ही वाज डूइंग एट दैट टाइम? उसने क्यों नहीं समझाया हिटलर को? एक्चुअली उसने समझाया. ही एडवाइज्ड नॉट टू इन्वेस्ट हैवीली रीआर्मामेंट मीनिंग यहाँ पे क्या है? उसने हिटलर को समझाया कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए इन पे, जो आर्म्स हैं, हथियार हैं, वेपन्स हैं, या जो आप वॉर कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, आप इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट मत कीजिए. इन्वेस्ट मतलब क्या? वो पैसा नहीं लगा रहा था. मीन्स जब वो दूसरी कंट्री से वॉर करेगा, डेफिनेटली उसको उसकी जो नीड्स होंगी वो तो होंगी ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स तो होंगी. सोल्जर्स के लिए खाना भी चाहिए, उनके लिए वेपन्स भी चाहिए, रिसोर्सेज भी इतने वेस्ट होते हैं. तो उसने एडवाइस किया कि आप ये सब मत करो, बिकॉज देयर अर्निंग वाज रनिंग ऑन डिफेक्ट फाइनेंसिंग. उनकी जो जो उनकी इकोनॉमी थी वो क्या कर रही थी? वो फाइनेंशियली जो है एक बहुत ही डाउनफॉल में जा रही थी. उनकी इकोनॉमी इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो पैसा जो है अपनी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे लोगों को फ्री में. वो भी इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी. ठीक है,
वालमार्ट साथ ने कुछ पॉलिसीज़ जो है फॉलो की, बहुत सारे उसने चेंजेस भी किए, कुछ रिकवरी भी की, बट इतना रिकवरी नहीं की थी कि उस पैसे को लुटा दो। बट हिटलर एटीट्यूड था, इग्नोर्ड हिम, टोटली इग्नोर कर दिया। उसने कहा मुझे तेरी एडवाइस नहीं चाहिए, मैं जैसे करूँगा अपने आप करूँगा, आई विल हैंडल माई सेल्फ, हु आर यू। सो टू रिकवर फ्रॉम क्राइसिस हिटलर नीड रिसोर्सेज, और हिटलर को रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? बाय द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, एज आई प्रीवियसली डिस्कस्ड, अभी डिस्कस किया है हमने कि हिटलर को रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज उसको कहाँ से मिलेंगे? अगर वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर लेता है तो उसको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सो व्हाट ही डू in September 1939, remember the date, it's important. In September 1939 Germany invaded Poland. जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देता है, और जैसे ही अटैक करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हो जाता है? उसने तो पोलैंड पे अटैक किया था ना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत सारी कंट्रीज़ थी, तो दो कंट्रीज़ के बीच का वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे चेंज होगा? सो आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ मैप कि कैसे होता है। पहले आप पोलैंड को देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम रीज़न देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होता है। ये स्टूडेंट्स लुक एट हियर, देखिए ये पॉलिटिकल मैप है यूरोप का, और इसमें देखिए यहाँ पे जर्मनी है, हमने पहले भी मैप में किया था, ये जर्मनी है और नीचे ऑस्ट्रिया। ठीक है, हमने पॉइंट किया था दैट इन 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। ये जो जर्मनी है ये क्या करता है? इस पोलैंड पे अटैक करता है। ओके, जर्मनी किसके ऊपर अटैक कर रहा है? पोलैंड के ऊपर अटैक कर रहा है, बिल्कुल इसके साथ में ही जो है पोलैंड है। अब जर्मनी जब पोलैंड पे अटैक करता है तो क्या होता है? हाँ ओके, अभी एक और मैप है यहाँ पे, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इधर ये हमारी ग्रेटर जर्मनी है। हमने क्या था, जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है। ठीक है, ये वाला सारा जो पार्ट है वो पोलैंड है, और ये वाला जो पार्ट है वो रशिया है। इस तो जर्मनी क्या करता है, ये जो जर्मनी है ये इधर से, देखिए जो आपको लाइंस शो हो रही हैं, जर्मनी यहाँ से पोलैंड पे अटैक करता है। ठीक है, जर्मनी जो है पोलैंड पे अटैक करता है, वो यहाँ तक पहुँच जाता है अटैक करते करते। अब इधर क्या है? रशिया है। ठीक है, पहले सोवियत यूनियन होता था, रशिया नहीं होता था। सोवियत यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज़ आती थी, तो सोवियत यूनियन अब क्या करता है, उसको लगता है कि अरे जर्मनी तो यहाँ पे एंटर कर चुका है, पोलैंड में आ चुका है, तो उसको क्या लगता है कि इसके पास पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो रशिया क्या करता है, इधर से रशिया पोलैंड पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यानी इधर से जर्मनी अटैक कर रहा है पोलैंड पे, इधर से रशिया अटैक कर रहा है। तो क्या होता है, जो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है, इस वेस्टर्न वाले पार्ट पे जर्मनी को इसको कैप्चर कर लेता है, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है पोलैंड का, इसको रशिया कैप्चर कर लेता है। सो आई थिंक आप अभी इस कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि पोलैंड पे कैसे अटैक किया जर्मनी ने। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने बात की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होता है। अभी तो वॉर सिर्फ 2 कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है ना, तो क्या होता है, जो वॉर होता है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्टार्ट होता है। बट जो पोलैंड होता है ना, वो फ्रांस और इंग्लैंड का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। ओके, अब जब फ्रेंड है और फ्रेंड के ऊपर कोई प्रॉब्लम, अगर फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में होता है तो ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप तो सभी निभाते हैं ना। तो ऐसे ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी किया। फ्रांस और इंग्लैंड ने जब देखा कि पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने अटैक किया है, तो वो क्या करते हैं, वो दोस्ती निभाने आ जाते हैं, एंड दे स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। वो जर्मनी के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर देते हैं। अब जर्मनी के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्रांस। अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि जो फ्रांस है, जो दूसरी साइड वाला जो पार्ट है यानी कि जर्मनी, अब यहाँ तो फ्रांस इंग्लैंड और जो है वो दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, पोलैंड के साथ हो चुके हैं। अब इधर वाली साइड जर्मनी क्या करता है, जर्मनी भी अपनी पार्टी बनाता है। पार्टी इन द सेंस कि वो भी कुछ कंट्रीज़ के साथ पैक्ट साइन करता है, उसको बोलते हैं ट्रिपार्टी पैक्ट। जो ट्रिपार्टी पैक्ट है वो सितंबर 1 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1940 में ये पैक्ट साइन होता है। किसके बीच में? जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, तीनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रिपैट्रिक जो पैक्ट है वो साइन होता है बाय द एंड ऑफ 1940। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये पैक्ट साइन होता है तो हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर्स। इस टाइम पे जो हिटलर था वो बहुत पावरफुल था, उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी इस टाइम तक। ठीक है, बट यहाँ पे एक मिस्टेक होती है।
किससे मिस्टेक होती है? हिटलर से। हिटलर ने पोलैंड पे अटैक कर दिया, ठीक है। उधर से इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी पे अटैक कर दिया। उधर जर्मनी के साथ इटली और जापान भी आ चुके हैं, तो यानी बहुत सारी कंट्रीज़ तो यहाँ पे हो चुकी है ना इन्वॉल्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट हिटलर की मिस्टेक क्या होती है? हिटलर सोचता है कि टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन, उसको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जर्मनी के लोगों को फूड सप्लाई भी तो देनी है, उनके रहने के लिए जगह भी तो रखनी है हमें। तो वो क्या करता है, उसकी सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक आप जिसको कहेंगे ना, ब्लंडर मिस्टेक, वो उसकी क्या होती है? ही अटैक्ड एट द सोवियत यूनियन इन जून 1941। सोवियत यूनियन पे अटैक कर देता है वो जून 1941 में। एंड फ्रॉम हेयर, राइट फ्रॉम हेयर, द डाउनफॉल ऑफ नाजी पीरियड बिगेन। यहाँ से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। कैसे होता है? अब यहाँ पे क्या करता है, जर्मन अटैक ऑन सोवियत यूनियन, अटैक कर देता है, ठीक है। पहले आपको बताया कि ये हिस्टोरिकल ब्लंडर था उसका, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है दैट वाई जर्मन्स अटैक ऑन सोवियत यूनियन वॉज कॉल्ड अ हिस्टोरिकल ब्लंडर। क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है इसके पीछे, वाई? तो यहाँ पे क्या होता है, टू फ्रंट्स पे वॉर होता है। सोवियत यूनियन पे वो अटैक करता है, टू फ्रंट्स पे वॉर होता है। टू फ्रंट्स पे वॉर क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ मैप। जस्ट हैव अ लुक ऑन द मैप। यस स्टूडेंट, पहले तो आप ये समझिए, अभी अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया कि जो जर्मनी है वो रशिया पे अटैक करता है, ठीक है। देखिए ये जर्मनी है और इधर ये पोलैंड वाला पार्ट है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये सब क्या थे पहले इस यूएसएसआर का, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, इसका पार्ट थे। आज तो हम रशिया को देखते हैं और बाकी कंट्रीज उससे जो है अलग हो चुकी हैं, बट पहले ये सारा जो एम्पायर था, सारा जो पार्ट था ना, वो एक था, इसको यूएसएसआर बोलते थे। तो जर्मनी क्या करता है, वो इस सोवियत यूनियन पे, इस यूएसएसआर पे अटैक कर देता है, जो उसकी हिस्टोरिकल ब्लंडर कही जाती है, मिस्टेक कही जाती है, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक। ये स्टूडेंट्स लुक एट हियर, हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था दैट वॉर वॉज ऑन टू फ्रंट्स, दो फ्रंट्स पे वॉर था। कैसे था, मैप की हेल्प से समझिए। देखिए ये है हमारा जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया था, यहाँ पर जो पोलैंड था उसके ऊपर अटैक किया था, उधर से रशिया ने भी पोलैंड पे अटैक किया था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सभी को। अब क्या होता है, पोलैंड के हाफ पार्ट पे जर्मनी का कब्जा हो जाता है, हाफ पार्ट पे रशिया का कब्जा हो जाता है। अब जब जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देता है तो रशिया सोचता है कि ये यहाँ तक उसके ऊपर अटैक कर चुका है तो ये तो हमारी कंट्री तक भी आ सकते हैं। तो क्या करता है, इधर से जो रशिया है वो भी जर्मनी पे अटैक कर देता है, ठीक है। यानी कि एक वॉर तो इस वाले फ्रंट पे चल रहा है, ठीक है, वन फ्रंट हो जाता है। फिर सेकंड फ्रंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए इधर वाली साइड, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था, दैट्स वाई जो ब्रिटेन और फ्रांस थे ये दोनों भी क्या करते हैं, इस वेस्टर्न फ्रंट पे, ये ईस्टर्न फ्रंट था, ये वेस्टर्न फ्रंट है, इस वेस्टर्न फ्रंट पे क्या करते हैं, ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो जर्मनी पे अटैक करते हैं। अब जर्मनी आ जाता है कन्फ्यूज़न में, उसके ईस्टर्न फ्रंट पे भी वॉर चल रहा है, उसके वेस्टर्न फ्रंट पे भी वॉर चल रहा है। अब जब वॉर चलेगा तो सोल्जर्स को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, कुछ सोल्जर उसके ईस्टर्न फ्रंट पे रहते हैं और कुछ सोल्जर उसके वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो सोल्जर हैं, प्रोड्यूस तो नहीं होते ना कि फैक्ट्री में से ठीक है बनी और निकाल दिया बाहर। तो जब सोल्जर की नीड तो होगी ही, और सोल्जर को उसने क्या किया, वो डिवाइड कर देता है यहाँ पे टू पार्ट्स के अंदर। तो उसके जो एरिया, जो उसका वेस्टर्न फ्रंट था, यहाँ से तो जो ब्रिटिश कंट्री है, जो ब्रिटेन है, वो एरियल बॉम्बिंग करता है, मीन्स ऊपर से जो है बॉम्ब डालने स्टार्ट कर देता है। और जो इधर वाली साइड से जो सोवियत यूनियन था, यहाँ पे क्या होते हैं, जो सोवियत रेड आर्मी है वो उसको ईस्टर्न फ्रंट से जो है उसके साथ फुल फाइट करती है। इसको रेड आर्मी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, वो कम्युनिस्ट को फॉलो करते थे, कम्युनिज्म को फॉलो करते, दैट्स वाई वहाँ पे रेड आर्मी होती थी, वो रेड उनकी यूनिफॉर्म होती थी, तो उसको रेड आर्मी बोलते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, ईस्टर्न फ्रंट पे जो रेड सोवियत आर्मी है वो फाइट करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यूएसए है, यूएसए भी यहाँ पर जो है इस वॉर में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब यूएसए इंक्लूड क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूएसए है और जो रशिया है, यूएसएसआर जिसको हम पहले बोलते थे, ये दोनों ना, मतलब ये दोनों
फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के एक तरह से कॉम्पिटिटर्स हैं और ये कभी भी एक नहीं होते हैं, हमेशा आपस में जो है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। बट वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूएसए और रशिया दोनों मिलके वॉर करते हैं। वाई, रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो यूएसए वो वॉर में एंटर करना नहीं चाहता था, बट अनविलिंगली ही हैव टू एंटर इन द वॉर ड्यू टू जापान की वजह से। क्यों किया जापान की वजह से वो बाद में देखेंगे, पहले यूएसए ने पार्टिसिपेट क्यों किया रशिया के साथ वो भी मिलके, तो रीज़न और उसका आंसर क्या होगा, जो यूएसए और रशिया दोनों का ही एक कॉमन एनिमी था और वो था जर्मनी। वैसे दोनों अलग अलग थे, दोनों आपस में लड़ते रहते थे यूएसए और रशिया, बट जर्मनी उनका कॉमन एनिमी था और कहते ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही यहाँ पे हुआ। दोनों का जो एनिमी था वो कॉमन था, दैट्स वाई दोनों एक हो गए, अपने पीछे वाले सारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भूल के दोनों एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर जो है इस वॉर में इंक्लूड होते हैं। अब हमने किया था कि जापान की वजह से यूएसए ने एंटर किया वॉर में। वाई? बिकॉज जापान ने क्या किया था, जो यूएसए का नेवल बेस था, नेम क्या था, पर्ल हार्बर, जो पर्ल हार्बर वाला नेवल बेस था यूएसए का, जापान ने वहाँ पर जो है अटैक कर दिया, जापान ने वहाँ पे बॉम्ब डाल दिए, जिससे क्या हुआ, यूएसए का जो पर्ल हार्बर है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे यूएसए को आया गुस्सा। ठीक है, ही इज़ एंग्री, ही इज़ एग्रेसिव इन नेचर एट दैट टाइम। सो व्हाट ही डू, यूएसए रिटेलिएट बाय ड्रॉपिंग एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी दो सिटीज़ थी, किसकी थी, जापान की थी। यूएसए ने क्या किया, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर जो है बॉम्ब डाला और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे डाला। दोनों को डाल के टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके डिस्ट्रक्शन के साथ ही यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी एंड हो जाता है। हाँ, ये स्टूडेंट एक और चीज़ यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो है और क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। जब जो जर्मनी की जो आर्मी थी, जर्मनी के सोल्जर थे, जब वो रशिया के अंदर जो है वॉर करते हैं, रशिया के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उनकी ब्लंडर मिस्टेक थी ना रशिया के ऊपर अटैक करना, तो जब वो सोवियत यूनियन यानी रशिया पे अटैक करते हैं तो रशियन सोल्जर क्या करते हैं, एक बड़ा ही टैक्टफुल गेम खेलते हैं। वो जर्मन सोल्जर को अंदर आने देते हैं, वो पीछे हटते जाते हैं, जर्मन सोल्जर अंदर आते रहते हैं और वो बिल्कुल मिड तक, यानी कि जो मॉस्को वगैरह वाली सिटी है, हमने मैप में अभी विज़िट किया था, तो जो मॉस्को वाली सिटी है वहाँ तक जो है जर्मन सोल्जर आ चुके होते हैं और सोवियत यूनियन वाले सोल्जर उनको आने दे रहे हैं। रीज़न क्या था, सोवियत यूनियन वाले सोल्जर बोलते कि ठीक है तुम जितना अंदर आ सकते हो आओ आओ, मतलब उनका मेन पर्पज़ था कि यहाँ तक आते आते ये सोल्जर जो है बिल्कुल थक जाएंगे, इनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। और थर्ड क्या था, यूएसएसआर की लोकेशन, वहाँ पे जो था बहुत ही बिटरली कोल्ड एरिया है वो, वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में जो है कोई भी सोल्जर, बाहर का जो कोई भी सोल्जर है वो वहाँ पे वॉर नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। दैट्स वाई जब वो मॉस्को तक पहुँच जाते हैं जर्मन सोल्जर, तो उस टाइम पे वो बहुत थक जाते हैं और उसी टाइम पे यूएसएसआर के सोल्जर बैकफुट अटैक करते हैं, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको और उनकी कंट्री से बिल्कुल बाहर तक उनको वापस कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो यूएसएसआर की जो सोल्जर्स हैं वो जो जर्मन के सोल्जर हैं उनको पूरी उनकी कंट्री के एंड तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो हम हिरोशिमा नागासाकी तक हमने किया था कि यूएसए जो है वो जापान के 2 जो सिटीज़ हैं उन पे अटैक करता है, जिससे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा है वो एंड हो जाता है। अब आपको मैं पिक्चर शो कर रही हूँ जिससे आप थोड़ा सा जो है एक आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि जो वॉर था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो कितना डिस्ट्रक्टिव था, क्या क्या सिनेरियो थे। थोड़ी ओल्ड पिक्चर्स हैं, ओल्ड पिक्चर्स मैंने इसलिए लिया सो दैट यू कैन विजुअलाइज द रियलिटी ऑफ दैट टाइम कि एक्चुअल में उस टाइम क्या सीन था। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ये स्टूडेंट जो ये फर्स्ट पिक्चर है इसमें सोवियत सोल्जर जो हैं वो बर्लिन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, जो आप सर्कल मैंने लगाया हुआ है, ये बिल्डिंग कौन सी है, ये बिल्डिंग पार्लियामेंट है, रेस्टैग। ठीक है, सोवियत सोल्जर जो है वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं जर्मन सोल्जर्स को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद देखिए जो सेकंड पिक्चर है इसमें एयर बॉम्बिंग बाय ब्रिटेन हो रहा है। ब्रिटेन के जो एरोप्लेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऊपर से जो है बॉम्ब डाल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं ब्रिटेन के सोल्जर्स जर्मनी के अंदर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल हार्बर। देखिए कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे शो हो रहा है।
जो यूएसए का नेवल बेस था पर्ल हार्बर, उसको जापान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था बॉम्बिंग की हेल्प से। तो यू कैन सी हियर ये स्टूडेंट, जो ये लास्ट सीन है, लास्ट स्लाइड है हमारी, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो अटैक किया था यूएसए ने 1945 में। यू कैन सी, यू कैन इमेजिन द डिस्ट्रक्शन। जो ये हिरोशिमा और नागासाकी के जो सिटीज़ थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो पार्ट है इंटरेस्टिंग भी लगा हो और आपको चीज़ें बहुत अच्छी से क्लियर भी हो चुकी होंगी। आई होप एंड होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट, देखिए अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे लगी होगी, आपको लगा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो एंड हो चुका है तो चैप्टर भी तो एंड होगा ना, इसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं बताने के लिए। तो एक्चुअल में क्या है, इसके बाद जो हमारा जो हिटलर की जो प्रोपेगेंडास था, उसकी जो नाजी पॉलिसीज़ थी, उसकी जो यूथ पॉलिसी थी, मतलब कैसे कैसे उसकी आइडियाज़, उसके व्यूज़ क्या होते थे। अभी तक तो हमने जस्ट उसका रिकवरी किया, हमने उसकी पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन किया, उसका वॉर मतलब उसने कैसे किया, कैसे वो हारा। क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड होता है तो उससे पहले क्या होता है कि उसको किसी दूसरे के सामने झुकना ना पड़े, तो हिटलर क्या कर लेता है, यहाँ पे सुसाइड कर लेता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से पहले ही, और वो जो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी एंड हो जाता है। बट हिटलर की जो पॉलिसीज़ थी वो क्या क्या रही थी, सोसाइटी में वो क्या क्या करता था, जो क्रिमिनल्स होते थे या जिनको पसंद नहीं करता था उनके साथ वो क्या करता था, वो सीन तो अभी बाकी है। सो wait for our next video. Till then, goodbye, keep learning and keep reading your NCERT.